हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। कक्षा 9 की गणित का सिलेबस आगे बढ़ते हुए जो आपका टॉपिक है अगला, वो अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति। इसको हम आगे के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए, निर्देशांक ज्यामिति हम समझिए क्या है। निर्देशांक ज्यामिति नाम से ही आप परिचित अभी नहीं होंगे, कक्षा 8 में आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन इतना आप पढ़ चुके होंगे कि एक संख्या रेखा पर एक बिंदु का स्थान निर्धारित किस प्रकार किया जाता है। आप ये भी पढ़ चुके होंगे कि एक बिंदु की स्थिति की व्याख्या किस प्रकार की जाती है। ऐसी अनेक स्थितियां हैं जिसमें एक बिंदु ज्ञात करने के लिए हमें एक से अधिक रेखाओं के संदर्भ में उसकी स्थिति की व्याख्या करनी होती है। उदाहरण के लिए हम निम्नलिखित स्थितियों पर अगर विचार करें कि आकृति में एक मुख्य मार्ग दर्शाया गया है जो पश्चिम की ओर जाता है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है और इस पर कुछ सड़कें बनी हैं। इस सड़क पर संख्याएं पश्चिम से पूर्व की ओर दी गई हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर दी गई हैं। ये आपका पूर्व, ये आपका पश्चिम, ईस्ट, पूर्व, वेस्ट, पश्चिम। प्रत्येक सड़क मार्ग में बने मकानों की संख्या अंकित कर दी गई है। आपको यहाँ अपनी किसी दोस्त के यहाँ जाना है, क्या इसके लिए केवल एक निर्देश बिंदु ज्ञात होना पर्याप्त होगा। उदाहरण के लिए यदि हम केवल यह ज्ञात करें कि सड़क 2 पर रहती है, तो क्या हम उसके घर का पता सरलता से लगा सकते हैं? उतनी सरलता से नहीं जितनी सरलता से हम, जबकि हमें 2 जानकारियाँ अर्थात सड़क की वह संख्या जिस पर उसका मकान संख्या ज्ञात होने पर होती है। यदि आप उस मकान पर जाना चाहते हैं तो सड़क 2 पर स्थित है और उसकी संख्या 5 है। सबसे पहले आपको यह पता लगाना होगा कि सड़क 2 कौन सी है, तब उस मकान का पता लगाना होता है। इसकी संख्या 5 है। आकृति 3.1 में H इसी मकान को स्थान को दर्शाता है, इसी प्रकार P उस मकान को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर जो हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं वो किस पर पहुंचना चाहता था। देखिए, यहाँ पर मार्ग आपका 1 है, यहाँ मार्ग आपका 2, यहाँ मार्ग आपका 3, यहाँ मार्ग आपका 7, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8। अगर हमें यहाँ हम आपसे ये कहें कि मार्ग नंबर 8 पर तीसरा मकान, तो आप इस तरीके से चलेंगे और यहाँ आ जाएंगे, ये वाला पॉइंट होगा। फिर आपसे कहें कि अगर मार्ग नंबर 7 पर चौथा मकान, तो आप यहाँ से मार्ग नंबर 7 पर चौथे मकान पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर जो हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं बिंदु, तो जब हम कहीं से चलना प्रारंभ किए, कहीं से वापस गए, तो कहीं हम पॉइंट तक गए, तो कागज़ की शीट अगर हम लें और आपसे कागज़ पर लगे बिंदु की स्थिति के बारे में पूछें, तो आप इसे कैसे बताएंगे। संभवतः आप इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देंगे कि बिंदु कागज़ के आधे के ऊपरी भाग में स्थित। यह भी कह सकते हैं कि एक बिंदु कागज़ की बाईं ओर निकट स्थित, यह बिंदु कागज़ के बाईं ओर ऊपरी कोने पर काफ़ी निकट स्थित। क्या ऊपर दिए गए कथनों में किसी कथन के आधार पर आप बिंदु को ठीक स्थिति बता सकते हैं? स्पष्ट है कि उत्तर नहीं, परंतु आप यह कहें कि बिंदु कागज़ के बाईं कोर से लगभग 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो इसको आपको बिंदु की स्थिति का आभास हो जाएगा। थोड़ा बहुत सोच विचार के बाद हम ये कह सकते हैं कि सबसे नीचे वाली रेखा से बिंदु 9 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब बिंदु की ठीक स्थिति का ठीक पता कर सकते हैं। आकृति नंबर 2 में ध्यान से देखिए कि जो ये पॉइंट आपको दिया गया है, ये कहाँ पर है। यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है।
अगर ये पॉइंट मुख्य माना जाए तो यहाँ से कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और यहाँ से कितनी दूरी पर है, 9 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसके लिए हम दो नियत रेखाओं अर्थात कागज के बाईं ओर कागज के सबसे नीचे वाली रेखा बिंदु स्थिति नियत करते हैं। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए दो स्वतंत्र सूचनाओं का होना आवश्यक है। अगर कोई बिंदु यहाँ पर है, जैसे इस तरीके से हमने आपको डिस्प्ले किया ये, तो यहाँ लिखा दो स्वतंत्र सूचनाओं का होना आवश्यक है। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर अगर बताया था, तो जैसे ये पॉइंट बनाया और हम कहीं से भी अगर जाना चाहेंगे, जैसे ये आपका है, यहाँ पर जाना चाहेंगे तो यहाँ से आपको ये चलना होगा, फिर आपको इस तरीके से चलना होगा, तब आपको दो सूचनाओं का होना आवश्यक है कि हमें पहले इधर और फिर इधर जाना होगा, पहले पूरब फिर उत्तर की ओर जाना होगा। अब आप एक कक्षा में बैठने की योजना हम यहाँ पर बना रहे हैं। किस तरीके से, सभी मेज़ों को एक साथ खींचकर अपनी कक्षा में बैठने की योजना बनाइए। समझिए ध्यान से, मेज को एक वर्ग के रूप में निरूपित कीजिए। प्रत्येक वर्ग में उस विद्यार्थी का नाम लिखिए जिस पर वह बैठता है, जिससे वर्ग निरूपित करता है। कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी की स्थिति ठीक ठीक निर्धारित निम्नलिखित दो सूचनाओं की सहायता से किया जाता है। ध्यान दीजिए, एक हमने आपसे कहा कि वर्ग बनाइए इस तरीके से, वह स्तंभ जिसमें वह बैठता है या बैठती है, वह पंक्ति जिसमें वह बैठता है। यदि आप उस मेज पर बैठें तो 5वें स्तंभ और तीसरी पंक्ति में है, जिससे हम आकृति 3.3 में हम यहाँ पर दर्शा रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये आपका मेज है, तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि एक मेज उसमें वर्गाकार है। अब हम ये कहें कि आपको कहाँ बैठना है, आप उस मेज पर बैठते हैं जो 5वें स्तंभ और तीसरी पंक्ति में है। 5वें स्तंभ का मतलब आप जानते हैं कि ये स्तंभ का मतलब कॉलम, इस तरीके से, और पंक्ति का मतलब रो, क्षैतिज रो, और लंबवत ये आपके क्या है, स्तंभ है। तो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप हमें बताइए कि कौन सा कॉलम पढ़ रहा है, तो आप कहेंगे 5वां। पंक्ति कौन सी है, वो है आपकी तीसरी। तो 5वां कॉलम तीसरी पंक्ति के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पहली संख्या स्तंभ को प्रकट करती है और दूसरी संख्या पंक्ति को प्रकट करती है। आप ध्यान से समझिए हम क्या समझाना आपको चाह रहे हैं। पहला जो संख्या हमने यहाँ 5 कॉमा यहाँ पर लिखा है 5,3, तो पहला स्तंभ दूसरा पंक्ति को, क्या यह वही है जो 3,5 है? आप अपनी कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के नाम बैठने की स्थिति लिखें। नहीं, 3 और 5 का मतलब है कि आपका तीसरा कॉलम और 5वीं पंक्ति। तो ध्यान दीजिए, तीसरा कॉलम और 5वीं पंक्ति जो होगी वो कौन सी होगी, तीसरा कॉलम आपका ये है और 5वीं पंक्ति आपकी ये है। तो ये वाला पॉइंट आपका 3,5 होगा और 5,3 आपका ये वाला पॉइंट होगा। तो यहाँ से ये पता चलता है कि 5,3 का जो स्थान है वो 3,5 से अलग अलग है, अर्थात ये बराबर नहीं है, इनका स्थान अलग है। उदाहरण के लिए हम यदि सोनिया चौथे स्तंभ और पहली पंक्ति में बैठी है, तो बताइए चौथा स्तंभ आपका ये है और पहली पंक्ति ये है, तो क्या बनेगा, सोनिया चौथा कॉलम और पहली पंक्ति हम लिखेंगे। शिक्षक के मेज पे आपको बैठाने की योजना के अंतर्गत नहीं आती। यहाँ हम शिक्षक को केवल एक प्रेक्षक मानते हैं। टी शिक्षक मेज को प्रदर्शित करता है, ये हमने जो टी बनाया है,
और एस जो यहाँ पर जो दिखाया गया है वो सोनिया को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जो हम समझाने वाले थे कि सबसे पहले आपको निर्देशांक ज्यामिति में दो अक्ष मिलेंगे, एक एक्स एक क्या वाई, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। तो सबसे पहले हमें एक्स का मान लिखना है, फिर हमें y का मान लिखना है। तो बिंदु क्या हुआ, x, y हुआ। अब हमने जो चर्चा को आपने देखा कि एक तल पर रखी हुई किसी वस्तु की स्थिति पर दो लंब रेखाओं की सहायता से निरूपित की जाती है। यदि वस्तु एक बिंदु है तो हमें सबसे नीचे वाली रेखा से कागज के बाईं ओर से बिंदु की दूरी ज्ञात होना आवश्यक है। बैठने की योजना हमने आपको समझाई, कहने का एक नियत बिंदु है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है तो यहाँ से हमें ये पता करना होगा कितनी दूरी पर है, वो यहाँ से हमें ये पता करना होगा कि कितनी दूरी पर है, तब हम ये पॉइंट उसका बता सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा परिचय कर लेते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति नामक एक अति महत्वपूर्ण शाखा की व्युत्पत्ति हुई है। इस अध्याय में हमारा लक्ष्य निर्देशांक ज्यामिति के कुछ आधारभूत संकल्पनाओं से परिचित करवाएंगे और इसका विस्तार अध्ययन उच्च कक्षाओं में करेंगे। प्रारंभ में ये जो गणितज्ञ थे रेने देकार्ते, जो इस अध्याय का इन्होंने क्या किया था, विकसित किया था। अब यहाँ प्रश्नावली 3.1 जो आ गई है, आपको बहुत ही सरल प्रश्नावली है। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। तो आपको एक टेबल बनाना है, अपने अध्ययन मेज पर आप ये टेबल स्थिति बताना है कि टेबल लैंप की स्थिति किस तरीके से दर्शाएंगे। तो आप कहेंगे ये हमारे पास टेबल है और हम यहाँ पर हम टेबल लैंप को क्या है रखते हैं। तो यहाँ से आपको ये बताना होगा कि कितनी दूरी पर है और यहाँ से हम यहाँ पर कितनी दूरी पर रखें। दूसरा, सड़क। एक नगर में दो प्रमुख सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दोनों सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल सड़कों को एकल रेखाओं में निरूपित आपको करना है। पहले ध्यान से समझ लीजिए क्या लिखा है। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा में हैं और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। उत्तर दक्षिण, पूरब, उत्तर और दक्षिण और पूरब और पश्चिम की दिशा में हैं। ठीक है, ये दोनों सड़कें होंगी। नगर की अन्य सभी सड़कें मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। तो जो अन्य सड़कें हैं वो ये आपकी मुख्य सड़कें हैं, एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश। इस तरीके से आपको बनाना है और यहाँ पर भी बराबर बराबर कॉलम आपको बनाना है। इन दोनों की जो बीच की दूरी होगी वो आपको 1-1 सेंटीमीटर आपको रखना है। रखने के बाद आप नोटबुक पर नगर का एक मॉडल आपको बनाना है। ये आप नगर कर सकते हो, ये भी नगर आप कर सकते हो, ये भी पॉइंट नगर आप कर सकते हो। आगे आपके मॉडल में एक दूसरे को काटते हुए उनके क्रॉस स्ट्रीट मतलब चौराहे, मतलब जैसे हमने आपको बताया था ये मुख्य सड़कें हो गई और इसके बाद जो चौराहे बन रहे हैं, ये चौराहा आपका बन रहा है। तो विशेष क्रॉस स्ट्रीट की दो सड़कें बनी हैं जिसमें उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, पूर्व पश्चिम दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। इसी परंपरा से ज्ञात कीजिए कि 4,3
माना जा सकता है। तो सबसे पहले हम इस तरीके से हमने आपको बताया था, ये आपको बनाना है बराबर बराबर, आपको ये खांचे बनाने हैं जिसकी दूरी 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर क्या होगी, चौड़ाई होगी। यहाँ पर लिखा है 2,5, तो ये मेन सड़क होने के बाद ये दूसरी सड़क और ऊपर वाली जो कितनी सड़कें होंगी, 5वीं सड़क पे ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पर होगा। कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है? कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3? तो 4,3 आपको ये 4 पॉइंट, ऊपर आपको 3 पॉइंट ये वाला बिंदु होगा। तो 2 यहाँ पर भी क्या है, 2 मान सकते हैं। कार्तीय पद्धति, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब आपने संख्या पद्धति के बारे में अध्ययन किया, संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके। संख्या रेखा एक नियत बिंदु से दूरियों को बराबर एक अंकों मतलब मात्रक, एक दिशा में धनात्मक दूरी, दूसरी दिशा में ऋणात्मक अंकित किया जाता है। उस बिंदु को जहाँ से दूरियां अंकित की जाती हैं उसी को हम मूल बिंदु कहते हैं, ध्यान देना। एक रेखा समान दूरियों पर बिंदुओं को अंकित करके हम संख्या रेखा का प्रयोग संख्याओं को निरूपित करने के लिए करते हैं। एकक दूरी का मतलब 1 को निरूपित करती है। 3 एकक दूरी 3 को निरूपित करती है, जहां O क्या है, आपका मूल बिंदु है। मूल बिंदु से धनात्मक दूरी को R पर स्थित बिंदु R को निरूपित करती है। ऋणात्मक बिंदु को दूरी R पर। तो ये चित्र में ध्यान से देखिए कि अगर हमने कोई रेखा खींची और उसमें मूल बिंदु हमने यहाँ पर माना, तो हम दाईं ओर अपने दाहिने हाथ की ओर जो दूरियां होंगी वो आपकी धनात्मक होंगी, बाईं ओर जो दूरियां होंगी वो आपकी ऋणात्मक होंगी। एकक दूरी का मतलब है कि इन दोनों बीचों की जो जगह है जो बराबर बराबर है वो एकक मतलब समान दूरी है, ये पॉइंट जो है, इसलिए यहाँ पर लिखा एकक दूरी। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमने जो दो रेखाएं यहाँ पर बनाई गई हैं, एक ये बनाया गया है, ये बी फिगर बनाया गया है, ये तो यहाँ पर ये दर्शा रहा है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये दूसरे वाले चित्र में जो दिशाएं हैं वो आपके इसी फिगर को 45 डिग्री पर घुमाया गया है। ये वही फिगर एक ही है। अब यहाँ पर आपको देखना, वास्तव में रेखाएं इस प्रकार प्राप्त की जाती है कि दो रेखा संख्या लीजिए, x x डैश y y डैश। हमने आपको बताया कि इस तरीके से हम रेखाएं लेंगे, ये x x डैश, ये y और ये y डैश लिखते हैं। यहाँ पर हम जो आपको दर्शा रहे हैं ये आपका मूल बिंदु है। अगर हम लंबवत कोई रेखा लेते हैं तो ऊपर y और नीचे y डैश होगा, बीच में 0 होगा, ऊपर की दूरियां सभी क्या होंगी, प्लस होंगी, और मूल बिंदु से नीचे की ओर दूरियां सभी क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। लेकिन अगर हम क्षैतिज में देखें तो इस तरफ की दूरियां क्या होंगी, धनात्मक होंगी, और बाईं ओर की दूरियां क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। और जो बीच का जो पॉइंट होगा वो आपका ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक होगा। तो हमने क्षैतिज रेखा को किससे प्रदर्शित किया, x और x डैश से, और ऊर्ध्वाधर तल को जो हमने किससे प्रदर्शित किया, y और y डैश से। तो x और s डैश को ये हम x अक्ष बोलते हैं, इसको हम y अक्ष बोलते हैं। इन दोनों के बीच में जो कोण होता है वो 90 अंश होता है। सभी खानों में ये 90 अंश का कोण होता है। अब यहाँ पर हम दिशाओं के बारे में अगर बात करें तो जब हमने इसको O माना, ये x और x डैश माना, ये y और y डैश माना, तो ये दिशाएं हैं पूर्व की ओर, यहाँ से ये दिशा आपकी पश्चिम, और ये आपकी उत्तर, और ये आपकी दक्षिण होगी।
एक्स अक्ष और वाई अक्ष की धनात्मक दिशा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशाएं, ओ और एक्स, वाई और वाई डैश और एक्स डैश, ये आपकी धनात्मक दिशा, ये धनात्मक दिशा, ये ऋणात्मक, ये भी क्या ऋणात्मक। अब हम यहाँ देखते हैं कि दोनों अक्ष तल 4 भागों में विभाजित करता है। ये 4 भाग हैं, तो इन 4 भागों को विभाजित करने के बाद ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, और ये आपका तीसरा, और ये आपका चौथा चतुर्थांश होता है। जब इन रेखाओं को हम बांटते हैं तो 4 चतुर्थांश में बांटा जाता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इस तल को जो बोलते हैं वो एक्स वाई तल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो क्षैतिज रेखा वो एक्स में है, डैश वाई डैश में, जो तल बना वो हमारा क्या बना, एक्स वाई तल बना। समझिए ये ग्राफ को हमने आपको यहाँ पर बना के दिखाया है कि वाई डैश एक्स डैश, इस तरफ ऋणात्मक, इस तरफ धनात्मक, ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर क्या ऋणात्मक। ये आपको कॉपी पर बनाना है। पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये इसको हम बोलते हैं क्या, मूल बिंदु। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए ये है आपकी निर्देशांक ज्यामिति, एक ग्राफ पेपर पर समझिए। ग्राफ की कॉपी आती है हमारे पास, तो हम उसको हम किस तरीके से बनाते हैं, ये हम एक रेखा खींचते हैं और ये भी रेखा खींचते हैं। ये दोनों रेखाएं जो हैं ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। अब हम यहाँ पर हमने एक दर्शाया P बिंदु के निर्देशांक बताइए और Q बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो P बिंदु कितना है, एक्स अक्ष की ओर कितना है, तो इसको समझिए। लिखा है यहाँ पर, ये चतुर्थांश आपका बना हुआ है। यहाँ पर आपको आकृति में दिखाया गया है कि इसमें हम ये देख सकते हैं कि एक्स अक्ष से बिंदु P की लंबिक दूरी, एक्स अक्ष से वाई अक्ष से P की लंबिक दूरी, मतलब वाई अक्ष कहाँ पर है आपका, ये आपका वाई अक्ष है, ये है आपका वाई अक्ष। यहाँ से P की लंबिक दूरी ये कहलाएगी। लंबिक का मतलब है कि वाई अक्ष से जो बिंदु है आपका, वाई अक्ष से जो बिंदु है P जो बिंदु है वो लंबवत दूरी आपकी कितनी है। तो यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ से ये दूरी कितनी है, वो आपकी कितनी है, 4 एकक है, 4 खाने कह सकते हैं, मात्रक एकक या मात्रक, 4 मात्रक कह सकते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर में हमने खाना आपको दिया नहीं है। तो कितनी दूरी है, 4 एकक, और एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में मापा गया है। यहाँ से जो P बिंदु है वो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में है, वो कितने हैं, 4 मात्रक की दूरी पर है। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक्स अक्ष से P बिंदु, एक्स अक्ष आपका ये है, पूरा क्या है, एक्स अक्ष है, और यहाँ से P की दूरी कितनी है, 1 2 3 मात्रक है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं वाई अक्ष से Q की दूरी, y क्या है, y अक्ष से ये आपका y अक्ष है, Q की दूरी आपकी 1 2 3 4 माइनस कितनी है, 6, -6 मात्रक की दूरी पर है। क्यों? क्योंकि इस तरफ की दूरियां ऋणात्मक होती हैं, दाहिने साइड की दूरियां धनात्मक, ऊपर की दूरियां धनात्मक, और नीचे की ओर चलेंगे तो वो दूरियां ऋणात्मक होती हैं। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कहा -6, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि हमें -12 किलोमीटर आगे और चलना है। इसी के साथ हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम यहीं से फिर से प्रारंभ करेंगे।